अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथ क्लास 10th मॉडल पेपर 2023 का सॉल्व करेंगे। आज पूरा सेक्शन बी आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा वो ऑल अबाउट एमसीक्यूज़ है, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो 20% आएगी, यानी कि 15 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें आपसे एमसीक्यूज़ के बारे में पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 सेक्शन बी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इफ़ पी सेट हमारे पास ए बी सी है एंड क्यू सेट हमारे पास एक्स वाई जेड दिया हुआ है, फाइंड अ फंक्शन, यानी कि हमारे पास जो पहले चैप्टर है सेट एंड फंक्शन के बारे में, उससे हमारे पास क्वेश्चन आया है अ फंक्शन एफ फ्रॉम पी इंटू क्यू। तो इंटू फंक्शन के बारे में हमने पहले चैप्टर में पढ़ा कि अगर हमारे पास ये पी जो हमारे पास रेंज और ये हमारे पास डोमेन और हमारे पास ये को डोमेन है, तो ए बी सी हमारे पास, तो इस तरीके से हम फंक्शन बनेगा, इनटू फंक्शन बनेगा अगर हमारे पास कोई भी मैनी टू वन हमारे पास मैपिंग हो, जैसे ए एक्स के साथ और यहाँ पर एक जो है हमारे पास बी भी वाई पे मैप कर रहा है और सी भी हमारे पास इमेज बना रहा है वाई पे, और एक रह जाना चाहिए। यहाँ पर हमारे पास को डोमेन में हमेशा क्या होगा कि जो हमारे पास रेंज है वो सबसेट होगी को डोमेन की। अब मैं ये बता दूं कि हमारे पास ये तो हमारे पास डोमेन हो गया, ये हमारे पास डोमेन हो गया, ये हमारे पास को डोमेन हो गया, ठीक है। तो को डोमेन में हमारे पास एक्स वाई और जेड शामिल होगा। रेंज वो होगी जो मैप कर रहा है, जो इमेज बना रही है। तो हमारे पास एक्स और वाई हमारे पास रेंज रहेंगे, लेकिन एक्स वाई जेड हमारे पास को डोमेन रहेगा। तो हमेशा सबसेट होगा रेंज को डोमेन का। अगर हम इसको सेट की फॉर्म में लिखें तो एफ फंक्शन है ए एक्स, ए कोमा एक्स है, बी कोमा वाई और सी कोमा जेड, सी कोमा वाई तो यहाँ पर मैनी टू वन और कोई एक हमारे पास ये कह सकते हैं को डोमेन में रह जाना चाहिए, एटलीस्ट वन। इसी तरह पार्ट नंबर 2 में फंक्शन एफ फ्रॉम पी ऑन टू क्यू है। तो ऑन टू फंक्शन हमारे पास क्या रहेगा, वैसे तो इसमें अगर हमारे पास मैनी टू वन भी क्या कर सकते थे, लेकिन हमारे पास 3 यहाँ पर एलिमेंट है, डोमेन के और को डोमेन के भी 3 है, तो इसलिए हमने 1 to 1 की तरह इस तरह लिख लिया है। अगर आप चाहो तो अगर यहाँ पर 4 होते तो सी भी जेड पे मैप करा सकते थे, डी भी जेड पे मैप करा सकते थे, लेकिन इसमें फ़र्क ये रहेगा कि जो भी हमारे पास रेंज के एलिमेंट रहेंगे वो बराबर होंगे को डोमेन की, यानी कि एक्स वाई जेड रेंज जो मैपिंग कर रहे हैं वो वाले एलिमेंट एक्स वाई जेड है, और को डोमेन में भी तमाम के तमाम एलिमेंट क्या है, एक्स वाई जेड बिल्कुल इक्वल रहेंगे, ठीक है। फर्स्ट कर लें यहाँ पर 4 होता तो आप मैनी टू वन भी आप मैप करा सकते थे, लेकिन यहाँ पर रेंज और को डोमेन के एलिमेंट सेम होने चाहिए। तो सेट की फॉर्म में आप इस तरह लिख सकते हैं। तो बेसिकली जो कॉन्सेप्ट था वो मैंने बता दिया कि रेंज होगा हमारे पास सबसेट ऑफ को डोमेन, और यहाँ पर रेंज और को डोमेन सेम ही रहेंगे, इक्वल रहेंगे। तीसरा जो क्वेश्चन हमारे पास वो है वेरिएशन से कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम। तो जो इसको भी मैंने इंक्लूड किया था गेस्ट पेपर में, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। कंपोनेंडो डिविडेंडो आप देख सकते हो, तो इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करा रहा हूँ। वैसे ही सारे के सारे क्वेश्चन जो है हमें एक्सरसाइज में मैं करा चुका हूँ, ईच एंड एवरी क्वेश्चन में करा चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर सॉल्व कराना है तो इसलिए मैं दोबारा से इन स्क्रीन रिकॉर्डर में मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। तो भाई कंपोनेंट डिविडेंडो थ्योरम क्या कहता है, अगर ए अपॉन बी इक्वल है बी अपॉन सी के, तो कंपोनेंडो थ्योरम और डिविडेंडो थ्योरम के तहत हम ये कह सकते हैं कि ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी बराबर होगा सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। तो ए आप देख सकते हैं, ए हमारे पास क्वेश्चन में था, ये वाला हिस्सा जो आपको क्वेश्चन गिवन था वो इस फॉर्म में, और आप कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम से ये चीज़ इसमें बदल सकते हैं। तो ए हमारे पास ये पूरा हिस्सा था और बी हमारे पास ये था, और सी 1/2 में सी 1 है और डी हमारे पास क्या है 2 है। तो इस तरीके से आप ये लिखना चाहो तो ए बी सी भी लिख सकते हो, मेंशन कर सकते हो। यहाँ पर हमारे पास जो प्लस में तो कोई भी साइन चेंज नहीं हुआ, माइनस था तो ब्रैकेट मैंने नहीं लिखा, मैंने ब्रैकेट को भी डायरेक्ट कर लिया कि वहाँ पर माइनस आ जाएगा और माइनस माइनस यहाँ पर अंदर प्लस हो जाएगा। अब देखेंगे हमारे पास ये वाला प्लस का है और ये वाला माइनस का कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों नीचे वाले कैंसिल होंगे। 1 + 2 3 हो गया, 1 - 2 इज़ -1। तो अब यहाँ देखोगे तो ये सेम ही तरीके की हमारे पास बेस है, इन दोनों को ऐड करा के हमारे पास 2 × √x+2 हो गया, और डिवाइड में हमारे पास माइनस की टर्म ऐड होके 2 × √x-1 हो गया। 2 से 2 कैंसिल करके अगर आप रूट की प्रॉपर्टीज़ देखोगे तो जो हमारे पास फ्रैक्शन में रूट है, इसका मतलब ये है कि हम एक रूट लगा के इसको अंदर फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। x+1 / x - 1 हो गया, यहाँ पर
3/-1 रिपीट हो गया। अब टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड लोगे तो रूट की स्क्वायर लिया तो हमारे पास रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर 3/-1 -3 के इक्वल है, तो -3 का स्क्वायर ले लोगे आपके पास आ जाएगा 9। ठीक है, तो हमें x की वैल्यू चाहिए, बेसिकली हमें सॉल्व करना है, x की सोल्यूशन सेट निकालना है, तो हमने x-1 को यहाँ मल्टीप्लाई कर लेना है। तो हमने कैलकुलेशन करनी है, 9 × x हो जाएगा एंड 9 × 1 = 9 एंड देन हमारे पास x वाली टर्म एक साथ लिख दी और नंबर वाली टर्म एक साथ लिख ली। -9 को इधर ले गए तो हमारे पास प्लस का 9 और प्लस का x इधर आके माइनस का x हो गया। 1 + 9 = 10 एंड 9x में से 1x माइनस किया तो हमारे पास आ जाएगा 8x। तो हमने 2 के टेबल से काट लेना है, 2 × 5 = 10, 2 × 4 = 8। हमारे पास x की वैल्यू 5/8 सोल्यूशन सेट में लिखना चाहो तो 5/8 हमने सोल्यूशन सेट में इसको लिख देना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास रिलेटेड है चैप्टर 20 से, थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो उससे हमारे पास ये जो प्रूफ वाले इक्वेशन है वो चीज़ आपके पास इंपॉर्टेंट रहेगी, तो आप वो भी देख लेना। तो मॉडल पेपर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपसे उसी से रिलेटेड पूछे जा रहे हैं तो आप वो बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये भी बुक का हमारे पास क्वेश्चन है। तो 1 + ω यहाँ पर कॉमा लगा हुआ है, उसमें हमारे पास मॉडल पेपर में कॉमा नहीं आएगा, इसमें दोनों को मल्टीप्लाई करना है, यानी ये मल्टीप्लाई हो रहा है यानी सिर्फ ब्रैकेट रहेगा। तो यहाँ पर हम लेफ़्ट हैंड साइड अगर लें तो हमारे पास 1 + ω × 1 + ω², 1 + ω4 एंड 1 + ω⁸ है। तो अगर आप देखें 1 + ω को हम किस तरीके से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि 1 + ω + ω² 0 के बराबर होता है। अगर हम 1 + ω लें तो यहाँ पर -ω² के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे आप वो चीज़ भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि 1 + ω -ω² के बराबर है। तो यहाँ पर मैंने इसी को इस्तेमाल करके यहाँ पर इन सब की बारे में लिख लिया है कि 1 + ω² -ω के बराबर है एंड ω4 को हम ब्रेक कर रहे हैं ω × ω³ में और ω⁸ को ω³ × ω5 में ब्रेक किया, क्योंकि बेस सेम है तो पावर ऐड होके यही बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बेस सेम है तो ये दोनों पावर ऐड होंगी, 1 + 3 हमारे पास ω4 ही बनेगा। तो हम इस तरह ये लिख सकते हैं ब्रेक करके। देन -ω² × -ω मल्टीप्लाई हो गए प्लस ω³ बन जाएगा। यहाँ पर ω³ आपको पता है 1 के बराबर है, यहाँ पर लिख लिया सिंस ω³ इज़ 1 के इक्वल है एंड देन ω³ यहाँ पर भी 1 के इक्वल है। यहाँ पर सिर्फ 1 + ω⁵ बचेगा। यहाँ पर ω³ अगेन आप 1 के बराबर ले लो और यहाँ पर ये चीज़ भी हमारे पास ब्रेक हो जाएगी ω³ × ω² में। ठीक है, बेस सेम है, पावर ऐड होके सेम ही बन जाएगा। तो हमारे पास 1 + ω अगर इस इक्वेशन के तहत सॉल्व करें तो हमारे पास -ω² बनता है एंड देन हमारे पास ω³ 1 के बराबर है तो यहाँ बच जाएगा 1 + ω²। यहाँ पर हो जाएगा -ω² और यहाँ पर इसको भी हम सेम फार्मूले के तहत अगर सॉल्व करेंगे तो 1 + ω² -ω के इक्वल आएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ω³ बन जाएगा, ω³ 1 के बराबर है। अब देखते हैं हमारे पास राइट हैंड साइड क्या सेम ही जो हमारे पास वैल्यू दे रहा है। तो राइट हैंड साइड आप देख लो ω + ω² का होल पावर 4 है। तो यहाँ पर मैंने ले लिया राइट हैंड साइड। अगर आप देखोगे इसको सॉल्व करके ω + ω² यहाँ पर अगर आप 1 को उधर ले जाओगे राइट हैंड साइड पे तो -1 के बराबर होगा। तो इसकी जगह हम -1 भी ले सकते हैं और पावर 4 लोगे तो -1 की पावर 4, क्योंकि इवन पावर है तो हमारे पास माइनस ख़त्म होके पॉजिटिव बन जाएगा, यानी 1 ही इसका भी आंसर 1 आ रहा है। इट्स मीन लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, तो इस तरह हमने ये प्रूफ कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन चैप्टर 21 है, जो मैंने आपको डिटेल में स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया है। यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट केस से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, यानी कि फर्स्ट केस क्या था हमारे पास, नॉन रिपीटेड लीनियर अगर डिनोमिनेटर में हमारे पास कोई टर्म आ जाए। तो देखो ये नॉन रिपीटेड है और लीनियर है क्योंकि x की पावर 1 है। ऊपर वाला अगर आप देखो हमारे पास ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन गिवन है, क्योंकि ऊपर पावर जो डिग्री है वो 3 की है। अगर ये अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x² और -2 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि a + b × a - b a² - b² के बराबर है। तो यहाँ पर डिग्री 2 को बन रहा है और यहाँ पर डिग्री 3 का, तो ये इम्प्रॉपर है। पहले हम प्रॉपर बनाने की कोशिश करेंगे, उसके लिए हम इस्तेमाल कर लेंगे सिंथेटिक डिवीजन का। यहाँ पर देखो मैंने इसको रिपीट कर लिया है और यहाँ पर ये आंसर लिखा है, लेकिन ये आया कैसे, इसको हमने किस तरह रिड्यूस किया वो यहाँ से पता चल जाएगा। सिंथेटिक डिवीजन ले लो,
आपको पता है ए प्लस बी और ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर है, तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4 के, यानी 2 का स्क्वायर था तो उसको 4 लिख सकते हैं। और ये वाली टर्म आपने क्या लिख लेना है, अंदर लिख लेनी है यहाँ पर। अब अपने एक्स स्क्वायर को 3x से मल्टीप्लाई करके कोई एक टर्म आपको ख़त्म करनी है, तो मैंने 3x क्यूब बनाना चाहा तो एक्स स्क्वायर को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, 3x से। यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 3x क्यूब, ठीक है। साथ ही साथ 3x को अगर -4 से करेंगे तो -12x बचेगा, तो x वाली टर्म x के साथ लिख लो, फिर इसके साइन चेंज कर दो माइनस, और इसका माइनस था तो प्लस कर दिया, ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी। अच्छा यहाँ पर कैंसिल मैंने नहीं डाला, तो आप यहाँ पर कैंसिल इस तरह कर सकते हैं इसको, राइट। तो अब यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास -2x स्क्वायर बचा, और -16 में से +12x गया तो हमारे पास -4x बचा, और 20 भी नीचे उतर गया। अब मुझे कोई एक टर्म ख़त्म करनी है, यानी कि ये वाली टर्म अगर ख़त्म करनी है, एक्स स्क्वायर को मैंने -2 से मल्टीप्लाई किया, -2x स्क्वायर बचेगा। इस तरह माइनस माइनस प्लस, और 2 4 ज़ा 8। तो इस तरह हमने ये जब टर्म ख़त्म कर ली, ये टर्म ख़त्म हो गई, तो हमारे पास बचा क्या, -4x, और 20 में से 8 गए, प्लस का 12 बचा, ठीक है। अब आपने ये टर्म बनानी कैसी है, ये भी मैंने यहाँ पे फार्मूला लिख लिया है कि ये आपका क्वेश्चन था। पहले आपने लिखना है क्वोशंट, ठीक है, यानी कि आपके पास आ जाएगा ये चीज़ क्वोशंट आ जाएगी ऊपर वाली, जिस तरह यहाँ पर लिखी हुई है। फिर आपने लिखना है रिमाइंडर, डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा डिवाइज़र। तो ये आ जाएगा हमारे पास रिमाइंडर जो लास्ट में बच जाता है, और डिवाइज़र हमारा ये क्वेश्चन। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, उस तरह भी लिख सकते हो। फिर बाद में जाके आपने इसको फार्मूला ओपन करके x-2 एंड x+2 भी लिख सकते हो। इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे, क्योंकि ये चीज़ अभी हमें सॉल्व करनी है, ठीक है। तो ये वाली टर्म हमने ले ली है, और इसको मज़ीद पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम आगे जाते हैं। तो यहाँ पर देखो, लेट हमने ये चीज़ ले ली, सॉरी, हमारे पास लेट हमने ये चीज़ ले ली, और क्योंकि नॉन रिपीटेड लीनियर था तो a1 अपॉन हमारे पास पहली x-2 आ जाएगा, प्लस a2 अपॉन x+2 आ जाएगा। जो सारे 4 केसेस है वो मैंने 4 एक्सरसाइज में डिटेल में समझाए हैं, आप वहाँ से जाके समझ सकते, और इम्पोर्टेंट है ये हमारे पास एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखो, हमारे पास मल्टीप्लाई करेंगे अगर बोथ साइड x-2 x+2, अगर बोथ साइड मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, x-2 से x+2, ये डिवाइड वाले कैंसिल होके सिर्फ ऊपर वाले हिस्सा बच जाएगा नोमिनेटर, -4x + 12, और यहाँ पर x-2 से कैंसिल, सिर्फ ऊपर हमारे पास क्या बच जाएगा, x+2, और प्लस e2 x-2 बच जाएगा इसके साथ, क्योंकि x+2 इस x+2 से मल्टीप्लाई होके कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दिया, इसको इक्वेशन 3 का। अब हमें यहाँ पर काम क्या करना है, हमें अगर a1 चाहिए तो हमें x की वैल्यू ऐसी पुट करनी है कि a2 0 हो जाए, ठीक है। टू गेट a1 पुट x = अगर यहाँ पर x = 2 रखेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगी, ठीक है। ये 0 a2 के साथ 0 करके इसको ख़त्म कर देगा। इन इक्वेशन नंबर 3 में पुट किया तो x की जगह यहाँ पर 2 आ गया, प्लस 12 a1, और x की जगह यहाँ पर 2 आ गया, ये तो 0 हो जाएगा जैसे मैंने आपको बताया। तो a1 निकालने के लिए हमने सिंप्लीफाई किया, 4 2 ज़ा 8, माइनस का 8 प्लस 12 हमारे पास 4 हो जाएगा। यहाँ पर 4 से 4 कैंसिल, तो a1 की वैल्यू आ जाएगी 1 आ जाएगी, ठीक है। एग्जैक्टली हमारे पास 1 आ गई। अगर हमें a2 चाहिए, पिछले वाले हमारे पास, अगर आप इक्वेशन नंबर 3 देखें तो हमें x की जगह क्या पुट करना पड़ेगा, -2 इन इक्वेशन नंबर 3। तो हमने -2 पुट किया, तो ये हमारे पास चीज़ बच जाएगी। अगर आप पीछे देखेंगे तो x+2 था, तो यहाँ पर आप इस तरह भी कर सकते हैं, x+2 को इक्वेट करा सकते हैं 0 के, और अगर यहाँ पर मैं x की जगह -2 पुट करूँगा तो a1 वाला टर्म ख़त्म हो जाएगी, a2 मिल जाएगा। तो ये चीज़ आपने देख लेनी है। फिर हमने सॉल्व किया, माइनस माइनस प्लस, 4 2 ज़ा 8, इन दोनों को ऐड किया, हमारे पास 20 आया। यहाँ पर माइनस माइनस -4 हो जाएगा, -2 -4 बन गया, 4 1 4 4 5 20। तो हमारे पास 5 इक्वल है -e2 के, तो माइनस से मल्टीप्लाई करके e2 को हम -5 लिख सकते हैं। अब इन दोनों को हमें क्या कर लेना है, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लेना है। ऊपर a1 था, a1 1 के बराबर आया, और a2 -5 के, तो हमने प्लस माइनस यहाँ पर लिख लिया 5। एंड देन हमारे पास ये थी आधी जो हमने इक्वेशन नंबर 2 से उठाई थी। अगर इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेंगे तो इसकी जगह भी हमारे पास रिड्यूस होकर ये आ जाएगा, ठीक है, राइट। तो हमारे पास ये थी, हमने पीछे इक्वेशन नंबर 1 में देखा कि 3x - 2 था, और इस वैल्यू की जगह हमने उठा के ये रख दिया, ठीक है। ये चीज़ पूरी अपने यहाँ रख देनी है, तो ये हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन यहाँ पर आके सॉल्व हो जाएगा।
तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास सेक्शन बी का। फॉर दिस हमारे पास ये ऑब्जर्वेशन गिवन है, शो दैट HM जो हार्मोनिक मीन है वो लेस देन है, ज्योमेट्रिक मीन लेस देन है अरिथमेटिक मीन से। तो हमारे पास चैप्टर 22 से ये हमारे पास क्वेश्चन लिया गया है। एक्सरसाइज आप देख लेना हमारे पास, जिसमें हमारे पास HM, GM और AM पूछा गया है, उसी का ही पहला क्वेश्चन है। अच्छा, हमारे पास हार्मोनिक मीन का फार्मूला ये है कि हमारे पास ये ऑब्जर्वेशन गिवन है, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो हमारे पास n है, जो आपके पास यहाँ पर गिन सकते हैं। हमारे पास 8 ऑब्जर्वेशन है तो यहाँ पर आ जाएगा, और समीशन x और x हमारे पास 1/x हमारे पास फार्मूले में डिवाइड में आ जाएगा। यानी x जो है हमारे पास ऑब्जर्वेशंस की वैल्यूज़ है, ठीक है। तो समीशन का मतलब आपको पता है, हमने सम करना है, तो तब सम तमाम के तमाम का इन्वर्स लेके हमने क्या कर लेना है, 1/, यानी कि हमने इस तरह लिख के 1/, और सबको ऐड कर लेना है। तो यहाँ पर जिस तरह आपको दिख रहा है 8 हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आ गई, और इसको हमने इस तरह 1 के डिवाइड में लिख दिया फॉर्म में। तो इन सबको जब ऐड करेंगे, पहले आपने इसको कैलकुलेटर में ऐड कर लेना है। काफ़ी बार बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो आपने देख लेना आपका साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं है तो आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, आपने पहले इसको ऐड कर लेना है। मतलब जो एक कह सकते हैं कि हमारे पास जिसमें तमाम के तमाम फंक्शन नहीं होते, एक होता है जो हमारे पास 3 फंक्शन वाला था और एक 9 फंक्शन वाला, तो उसमें आप डायरेक्ट कर सकते हैं, दूसरे वाले में नहीं कर सकते, हालांकि वो साइंटिफिक ही होता है। तो आपने पहले इसको ऐड कराना है। इसको ऐड कराने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा, मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, 0.05124, फिर 8 को डिवाइड कर लेना है इससे, तो आपके पास 156.1170 HM आ जाएगा। GM का फार्मूला देख लेते हैं। हमारे पास अनग्रुप के लिए है, ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ x है, ठीक है। इसका मतलब ये सिंबल है प्रोडक्ट का, और उसका होल पावर 1/n लेना है, जो भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, यानी 1/8। तो सबसे पहले हमने जब प्रोडक्ट लेना है इन सब ऑब्जर्वेशंस का, तो आपने इसको पहले आपने प्रोडक्ट लेके 3.55 10 × पावर 17, फिर हमारे पास इसकी पावर क्या है 1/8। इसका भी मेरे पास कमेंट आया था कि ये आंसर उनको नहीं निकाला जा रहा है, तो आपने पहले इन सब का प्रोडक्ट ले लेना है, फिर आपने इनकी पावर लेनी है, ब्रैकेट भी लगाना है, जो हमारे पास कैलकुलेटर में ब्रैकेट लगा के फिर पावर ले लेनी है 1/8। तो आपका आ जाएगा 156.2471, राइट। एम का हमारे पास सिंपली मीन का जैसा फार्मूला ये है, समीशन x/n। तो सबका सम ले लेना है, हमारे पास ऑब्जर्वेशन थी, और डिवाइड बाय 8 कर लेना है। आपके पास इन सबका सम आ जाएगा 1251 डिवाइड बाई 8 156.3175। तो अगर आप देखेंगे तो हमारे पास HM जो है वो हमारे पास 156.1 आया है, जो उससे ग्रेटर हमारे पास GM है, और उससे ग्रेटर हमारे पास AM है, जो कि हमारे पास फार्मूले में प्रूफ कराना था, ठीक है। यानी कि HM लेस देन है GM से, और GM लेस देन है AM से, इस तरीके से भी कह सकते हैं। तो ये हमारे पास प्रूव हो गया है। तो हम नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच इज़ फ्रॉम ट्राइग्नोमेट्री लास्ट, जो हमारे पास चैप्टर 30 है, एक्सरसाइज 30.4 आई थिंक, मुझे याद है। तो हमारे पास ये प्रूफ का भी मैंने आपको इस पेपर में बताया था कि तमाम के तमाम प्रूफ देख के जाने। तो हमारे पास ये जो ट्राइग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के प्रूफ था, इसमें से हमारे पास क्वेश्चन लिया गया है। तो सबसे पहले जो मैंने आपको इसमें एक तरीका बताया था, अगर हमारे पास जो डिफ़िकल्ट साइड है अगर आप वो लेंगे, और जिसमें साइन और कोस एक साथ नहीं आ रहे, तो इसमें साइन और कोस एक साथ आ रहे तो ये नहीं लेंगे, और डिफ़िकल्ट साइड ये दिख रही है तो हमने इसको ले लेना है। तो ये हमने लिया √1 + cos θ अपॉन 1 - cos θ। फिर हमने इसमें ये देखना है कि अगर देखो 1 - cos θ अगर आपको डिवाइड में लेकर आना है, तो आपने ये देखना है 1 - cos θ यहाँ पर किधर मौजूद है। अगर यहाँ पर डिवाइड में मौजूद है तो आपने मल्टीप्लाई डिवाइड उससे कर लेना है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई डिवाइड 1 - cos θ, बिलफर्ज अगर ऊपर 1 + cos θ होता तो हमने 1 + cos θ से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेना था। तो उसमें कुछ क्वेश्चन है मैंने डिटेल में कराया, आप देखना ज़रूर। तो यहाँ पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपका टाइम बचे, और इसका PDF भी प्रोवाइड कर दूँगा ताकि आपको आसानी हो जाए। तो यहाँ पर देखो हमारे पास इन दोनों को अगर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इस तरीके से फार्मूला बनेगा a² - b² का। तो 1 हमारे पास a था और b हमारे पास cos θ था। यहाँ पर फार्मूला क्लोज होके 1 - cos² θ बन गया। नीचे दोनों टर्म सेम है तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका होल पावर बन जाएगी 1 - cos θ की होल पावर। अब ये देखो कि अगर हमने ट्राइग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में पढ़ा है कि sin² θ बराबर है 1 - cos θ के, तो इसकी जगह हमने sin² θ रख दिया, और हमारे पास रूट की प्रॉपर्टीज़ से हमने इसको अलग अलग भी फ्रैक्शन में लिख सकते हैं और एक साथ भी लिख सकते हैं।
तो हमने फ्रैक्शन का जो हमारे पास रूट की प्रॉपर्टी थी उसको इस्तेमाल करके साइन के ऊपर रूट अलग लगा दिया, इसके ऊपर अलग लगा दिया। इसका स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया और रूट ऑफ 1 माइनस कोस स्क्वायर का होल स्क्वायर जो है कोस थीटा का होल स्क्वायर भी रूट से कैंसिल। हमारे पास ऊपर बचा साइन थीटा, नीचे बचा 1 माइनस कोस थीटा जो हमें प्रूफ भी करना था। ठीक है, तो यहाँ पर है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गया, इट्स मीन कि ये प्रूफ हो गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, चैप्टर 30 से रिलेटेड है। एरिया ऑफ सेक्टर हमें मालूम करना है। रेडियस गिवन है 4 सेंटीमीटर और सेंट्रल एंगल जो थीटा है जो हमारे पास π/4 रेडियन गिवन है। ठीक है, तो हमारे पास सर्कुलर में हमारे पास रेडियन में ही गिवन होता है थीटा। तो यहाँ पर दो फार्मूलाज होते हैं, इसमें अगर आर थीटा गिवन है तो आप ये वाला फार्मूला यूज़ करोगे, एरिया ऑफ सेक्टर 1/2 आर स्क्वायर थीटा। अगर आर्क लेंथ और आर गिवन है मीन्स तो आप 1/2 एल आर यूज़ कर सकते हो। दो फार्मूले आप देखना है। आर हमारे पास 4 सेंटीमीटर, थीटा हमारे पास π/4 रेडियन है। फार्मूले में पुट किया आर 4 का स्क्वायर हो जाएगा और π/4 हमारे पास थीटा है। यहाँ पर मैंने 4 का स्क्वायर 16, 4 से 16 कैंसिल और 2 1 2 और 2 2 4। ठीक है, 2 पाई आएगा। पाई की वैल्यू आप कोशिश करें कि आप पाई ही रखें। ठीक है, जो कैलकुलेटर में पाई आता है शिफ्ट दबा के लास्ट में अपने देखना है कि पाई कहाँ लिखा हुआ है, तो अपने वहाँ से पाई की वैल्यू रखनी है। 3.142 रखेंगे तो आपका जो सवाल का जो आंसर है उसमें थोड़ा सा वेरिएशन रहेगी, फ़र्क आएगा। तो अपने 6.28 नहीं आएगा तो आपने ये देखना है कि आपने पाई की वैल्यू पाई ही रख लेनी है। तो एरिया ऑफ सेक्टर आ जाएगा 6.28 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया जो है स्क्वायर में होता है और सेंटीमीटर गिवन है। यहाँ पर रेडियस तो मैंने सेंटीमीटर स्क्वायर लिख लिया। तो क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 आपके पास थ्योरम से रिलेटेड है। तो शॉर्ट हमारे पास जो सेक्शन बी रहेगा उसमें शॉर्ट ही हमारे पास थ्योरम पूछे जाएंगे, ज़्यादा लेंथ या डिफ़िकल्ट थ्योरम्स जो है वो नहीं पूछे जाएंगे। तो इस तरीके से हमारे पास ये तीन जो 9, 10 और 11 है हमारे पास वो थ्योरम है। तो थ्योरम के बारे में मैं आगे डिटेल में बताता हूँ। तो हमारे पास बुक में जो एग्जाम्पल थ्योरम्स रहती है वही हमारे पास गिवन है। तो सबसे पहले हम ये और करके हमारे पास 11 का हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया है, और में आप या तो थ्योरम या तो ये भी कर सकते हैं। तो फाइंड द वेरियंस यानी कि हमारे पास बेसिक स्टैटिस्टिक्स से पूछा गया है अनग्रुप के लिए। वैसे हमारे पास वेरियंस उसमें कंपैरिजन के साथ पूछा है, लेकिन इसमें कोई कंपैरिजन नहीं है। इसमें सिर्फ ये कहा है कि ये हमारे पास अनग्रुप डेटा गिवन है, इसका वेरियंस निकालो। तो वेरियंस आपको पता है हमारे पास वेरियंस ये हमारे पास फार्मूला रहेगा समीशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन n। तो उसमें सबसे पहले हमारे पास x का ऑब्जर्वेशन कॉलम बना ले। ठीक है, तो हमारे पास ये रहेगा हमारे पास x का कॉलम x माइनस एक्स बार का और लास्ट में हमारे पास ब्रैकेट x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले हमें आपको दिख रहा है कि मीन निकालना ज़रूरी है। फॉर मीन के लिए हमने समीशन x ओवर n ले लिया। जो समीशन x यानी कि तमाम की तमाम ऑब्जर्वेशन का सम किया 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60, तो हमारे पास 210 आ गया। n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास कितनी है, 6 है। तो हमारे पास इसको सॉल्व किया तो हमारे पास 35 मीन आ गया है। तो यहाँ पर हर एक को हमने क्या करना है, जैसे ऑब्जर्वेशन को 10 में से 10 को 35 से माइनस किया, हमारे पास -25, 20 माइनस 35 किया तो हमारे पास -15, 30 माइनस 35, 15। इस तरीके से हमने कर लेना है और इनका सम हमेशा 0 के बराबर आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये मीन डेविएशन है तो हमारे पास इसका सम 0 आएगा। फिर हम इसका स्क्वायर लेंगे, जैसे -25 का स्क्वायर 625 और हमारे पास क्योंकि स्क्वायरिंग ले रहे हैं तो हमारे पास ये पॉजिटिव बन जाएगा। इस तरह 15 का 225 और 5 का 25, अगेन 25, 225 एंड 625 हमारे पास इसका स्क्वायरिंग रहेगी। इन सब का सम किया तो हमारे पास आ जाएगा समीशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर 1750 हमारे पास रहेगा। फार्मूले में रख लो वेरिएंस के। हमारे पास पहले हमने इसका स्क्वायर का सम जो हमने किया वो लिख दिया, नीचे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n 6 से डिवाइड किया, हमारे पास 291.66 इसका वेरिएंस रहेगा। तो अभी देखते हैं हमारे पास जो ये जो थ्योरम्स है हमारे पास, मैंने आगे इसको स्क्रीनशॉट लेके रखे। सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन 9 में ये थ्योरम गिवन है, बड़े इजी सा थ्योरम है, मैंने एक्सप्लेन भी किया हुआ, लेकिन मैं आपको शॉर्ट तरीके से मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर लूँगा कि अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड। तो हमारे पास सेंटर ऑफ द सर्कल से एक बाइसेक्ट करती हुई लाइन जा रही है। ठीक है, तो हमारे पास कॉर्ड आपको पता है दो, हमारे पास अगर बाउंड्रीज़ को 2 पॉइंट से टच करे लेकिन वो बीच से ना गुजरे, ठीक है, सेंटर से ना गुजरे, सेंटर के अलावा कहीं से टच करे, ठीक है, तो वो हमारे पास कॉर्ड कहलाता है।
तो ये जो लाइन है हमारे पास ओ सी आप देख रहे हैं वो बाइसेक्ट करिए। बाइसेक्ट का मतलब है कि वो ए बी को बराबर दो हिस्सों में बांट रही है, ठीक है। यहाँ पे कहा भी गया है विच इज़ नॉट अ डायमीटर, कोड की बात कर रहा है जो डायमीटर नहीं है, इस परपेंडिकुलर टू द कोड, और वो कह रहा है कि वो ओ सी परपेंडिकुलर होगा ए बी के, ये प्रूफ करो। तो यहाँ पर हमने गिवन में हमने देखा कि हमारे पास एक सर्कल गिवन है, ओ उसका सेंटर है, कोड ए बी है, विच डज नॉट पास थ्रू ओ, जो ओ से पास नहीं हो रही, ठीक है, वो नहीं यहाँ से पास करिए। आप यहाँ से भी ले सकते हैं, किसी तरीके से भी फिगर बना सकते हैं, लेकिन आपने ये देखना है कि ओ सी हमारे पास बाइसेक्ट करना चाहिए ए बी को, ठीक है, इस तरीके से लाइन बननी चाहिए। तो नोट अ डायमीटर स्ट्रेट लाइन ओ सी जो है वो बाइसेक्ट करिए ए बी को, जो ए बी को दो बराबर हिस्सों में, यानी कि ए सी और सी बी दो बराबर हिस्से, मेजरमेंट ऑफ ए सी बराबर होगा मेजरमेंट ऑफ बी सी के। तो ये हमारे पास गिवन में पूछा ये गया है, प्रूव ये करना है कि ओ सी जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी के, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन आप देख लो, ओ ए और ओ बी हमारे पास कंस्ट्रक्शन है, क्योंकि ये डॉटेड लाइन में गिवन है। आप इस तरीके से बोर्ड में भी बनाओगे। तो प्रूफ सबसे पहले अगर हमने ये देख लेना है, दो हमारे पास ट्राइंगल बन रहे हैं, एक है ओ ए सी और एक है ओ बी सी। तो इसकी करस्पॉन्डिंग चेक करेंगे। आपने इस क्वेश्चन में हमेशा देखना है जिसमें आपको ट्राइंगल शेप मिल रही है तो आपने कॉन्ग्रुएंट पहले प्रूफ करना है। उसके लिए हमने ले लेना है, हमने ओ सी ए और ओ सी बी का हमने ये ले लेना है, करस्पॉन्डिंग ले लेनी है। अब अगर आप देखें ओ ए और ओ बी हमारे पास बराबर क्यों होंगे, क्योंकि वो रेडियस ऑफ सेम सर्कल है। मैं यहाँ पर दोबारा दिखा देता हूँ कि ये ओ ए सेंटर से बाउंड्री तक का डिस्टेंस जो है हमारे पास रेडियस कहलाता है, ये भी सेंटर से बाउंड्री तक का ओ ए और ओ बी बराबर है क्योंकि रेडियस है। ए सी बी सी हमारे पास गिवन है, ठीक है, ए सी और बी सी हमने बाइसेक्ट जो बताया इसलिए वो गिवन है, तो हमने यहाँ पर रिजल्ट लिख लिया गिवन। ओ सी और ओ सी दोनों में कॉमन साइड है, दोनों ट्राइंगल में कॉमन है। तो इस तरीके से हमने ट्रिपल एस पोस्टुलेट के तहत ये कह सकते हैं, या ट्रिपल एस क्राइटेरिया के तहत कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। अब एक और अहम बात आती है कि अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो हमारे पास बाय CPCT यानी कि हम ये कह सकते हैं करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, या यहाँ पर एंगल यूज़ करना चाह रहे हो तो आप करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स कह सकते हैं कि OCA एंगल और OCB भी बराबर होंगे। तो OCA कौन सा है, OCA ये है और OCB ये है, ठीक है। तो ये भी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के तहत हम कह रहे हैं कि दोनों बराबर है। अब एक और चीज़, अगर ये दोनों बराबर है तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। क्योंकि सप्लीमेंट पोस्टुलेट या इसके अलावा मैं आपको आसान तरीके से बताऊं कि हमारे पास ये है स्ट्रेट लाइन, ये भी स्ट्रेट लाइन है, और यहाँ पर OAC और यहाँ पर जो है OCB और OCA जो हमारे पास एंगल बन रहा है वो एक स्ट्रेट लाइन पे बन रहा है, एक सेम आप ये कह सकते हैं लाइन सेगमेंट पे बन रहा है। तो इसका एंगल, टोटल एंगल क्या होगा, यहाँ पर अगर मैं इस तरीके से बनाऊँ तो स्ट्रेट लाइन का होता है 180 डिग्री, ठीक है। और मुझे ये बताया गया है कि OCA और OCB दोनों एंगल बराबर है। तो इस तरीके से अगर मैं जब इसको ऐड करूँगा, कब आगे जाके हम देखते हैं, जब मैं इसको ऐड करूँगा तो मेरे पास क्या मिलेगा, इन दोनों को ऐड करने पर मेरे को 180 डिग्री मिलेगा, क्योंकि ये दोनों एंगल बराबर है। अगर वो दोनों एंगल बराबर है तो OCA और OCB बराबर है, तो ये दोनों 90 + 90 ऐड करके आ जाएंगे 180 डिग्री। वरना तो आप ये भी कह सकते हैं कि ये 100 का है और ये हमारे पास 80 का हो सकता है, लेकिन ये दोनों बराबर है इसलिए हम 90 इन दोनों का एंगल लेंगे, क्योंकि OCA भी 90 डिग्री है और OCB भी 90 डिग्री है। अगर ये 90 डिग्री है तो OC ज़ाहिर है परपेंडिकुलर होगा AB के, बाय द डेफिनेशन ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है। वो क्या कहते हैं कि ये दोनों 90 डिग्री है तभी ये आपस में परपेंडिकुलर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास ये थ्योरम गिवन है, ये भी बुक की एग्जाम्पल है, थ्योरम 28.3 C है हमारे पास, एंगल इन अ सेगमेंट लेस देन सेमी सर्कल इज़ ग्रेटर देन राइट एंगल। तो हमारे पास ये कहा जा रहा है कि अगर हमारे पास एक सेगमेंट हो जो लेस देन 90 हो, ठीक है, सॉरी लेस देन सेमी सर्कल हो, तो सेमी सर्कल अगर आप देखें तो हमारे पास यहाँ पर 180 डिग्री का बनेगा, इस तरीके से सेमी सर्कल बनता है। अगर कोई भी सेगमेंट उससे कम हो, ठीक है, यहाँ पर सेगमेंट की बात करा जा रहा है, तो वो उसका जो हमारे पास इनसाइड बनने वाला एंगल है, तो अगर उस सेगमेंट के, यानी ये हमारे पास सेगमेंट है, इसके इनसाइड ये वाला एंगल बन रहा है, तो वो हमेशा क्या होगा, राइट एंगल से बड़ा होगा। या आप ये कह सकते हैं एंगल इंस्क्राइब इन अ माइनर आर्क। तो माइनर आर्क कौन सा, ये ADB जो है मेजर आर्क है, ये ACB, तो इसके इंस्क्राइब यानी इनसाइड बनने वाला एंगल ये वाला एंगल C, ठीक है, ये ACB बोल सकते हो, वो हमेशा 90 डिग्री के बड़ा होगा, ठीक है। तो या इस ऑब्ट्यूज भी कह सकते हो, उसको ऑब्ट्यूज कहते हैं जो 90 डिग्री से बड़ा हो।
तो ये हमारे पास पूछा गया है इसमें। तो अगर हम सर्कल में देखें कि विच सेंटर ओ ए सी बी इज इंस्क्राइब एंगल ऑफ माइनर आर्क ए बी, ठीक है। तो एंगल ए सी बी इंस्क्राइब एंगल है माइनर आर्क ए बी के, ठीक है। ये ए बी बोल दो या ए सी बी आर्क बोल दो। तो ये जो ए सी बी एंगल है वो क्या है, इंस्क्राइब एंगल है, या ऊपर वाली जो हमारे पास स्टेटमेंट है ये दोनों आपने याद रखनी है, वो इसी को मेंशन कर रहा है कि ये एंगल क्या होगा, 90 डिग्री से बड़ा होगा। तो अगर हम देखें यहाँ पर एंगल ए ओ बी इज़ द सेंट्रल एंगल ऑफ करस्पॉन्डिंग मेजर आर्क। जो ए ओ बी है वो सेंट्रल एंगल है करस्पॉन्डिंग मेजर आर्क के। मेजर आर्क कौन सा है, ए डी बी। अब वो एंगल जो बात कर रहा है वो ये वाला बात कर रहा है, ठीक है, जो ये ऊपर बन रहा है, ठीक है। ये ए ओ बी ये वाला एंगल है, ठीक है, जो ऑरेंज हाईलाइट हुआ है। तो ए सी बी इज ऑब्ट्यूज, ठीक है। तो ए सी बी क्या होगा, ऑब्ट्यूज होगा। यहाँ से हम देख लेते हैं कि एंगल ए ओ बी 180 डिग्री से बड़ा है, जैसे मैंने आपको बताया कि 180 डिग्री हमारे पास ये रहेगा, और ये वाला जो हमारे पास एंगल है ये डेफिनेटली 180 डिग्री से तो आपको बड़ा नज़र आ रहा है, क्योंकि ये देखो यहाँ से स्टार्ट होकर ये यहाँ पर एंड हो रहा है, ठीक है। तो अगर मैं सही से बनाऊँ इसको, यहाँ से जो है जो एक्स्ट्राज आ रहे हैं ये शो कर रहा है कि ये 180 डिग्री से बड़ा है। या आप ये देख सकते हो कि यहाँ से हमने ए सी बी जो माइनर आर्क है उस एंगल को अगर हम बनाएं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एंगल क्या होगा, डेफिनेटली 180 डिग्री से बड़ा होगा, राइट। तो अगर हम देखते हैं कि अगर ये 180 डिग्री से बड़ा है तो एंगल ए ओ बी ट्वाइस है एंगल ए सी बी के। ये हमारे पास थ्योरम 28.1 है, उसी की स्टेटमेंट लिखी है, वो चीज़ भी मैंने प्रूव करा दी है चैनल में कि सेंट्रल एंगल ऑफ मेजर आर्क, जो सेंट्रल एंगल होगा मेजर आर्क का वो डबल होगा इंस्क्राइब एंगल ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर आर्क के, ठीक है। तो ये एंगल ए ओ बी है वो ट्वाइस होगा एंगल ए सी बी के, इस एंगल के, ठीक है। ये भी एक थ्योरम ही है। तो यहाँ पर हम क्या सकते हैं, ए सी बी हमें पता है, सॉरी ए ओ बी हमें पता है कि क्या है, 180 डिग्री से ग्रेटर है। तो यहाँ पर ट्वाइस ऑफ मेजरमेंट ए सी बी ग्रेटर होगा किससे, 180 डिग्री से। इस ए ओ बी की जगह हमने क्या लिख लिया, 180 डिग्री। तो हमने 2 से डिवाइड किया तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 से आया है इसका थ्योरम है। फिर हमने 2 से डिवाइड किया, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2, तो ए सी बी क्या हो जाएगा, 90 से बड़ा हो जाएगा, ग्रेटर देन 90 डिग्री, जो कि हम जिसको हम कहते हैं एंगल ए सी बी क्या है, ऑब्ट्यूज है, ठीक है। इसी से हम रिलेटेड ये कर सकते हैं कि हम ग्रेटर देन वाले हम लेंगे तो उसमें हमारे पास ऑब्ट्यूज के बजाय हमारे पास एक्यूट आ जाएगा, ठीक है। तो इससे जस्ट पहले वाला जो 28.2 थ्योरम है वो भी आप देख सकते हो, तो चांसेस है कि वो भी आपके पास एग्जाम में आ सकता है। लास्ट में हमारे पास यस ये वाला थ्योरम आई थिंक मेरे से रह गया, तो ये वाली थ्योरम भी मैंने आपको कराया हुआ है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है। इसमें हमारे पास सिंपल इफ़ द एंगल सेपरेटेड बाय 2 chords ऑफ अ सर्कल, तो हमारे पास ये सिंगल वाला हमने ऑप्शन जो ए है हमारे पास फॉर 1 सर्कल के लिए भी कर सकते हो और 2 सर्कल के लिए भी। अगर 2 कॉन्ग्रुएंट सर्कल ले लो तो एक में इस तरीके से एंगल जो हमारे पास ट्राइंगल पी क्यू आर बना दोगे, दूसरे में हम कुछ और बना सकते हैं एंगल ए ओ बी। तो हमने फॉर 1 सर्कल वाला देख लो, आप 2 सर्कल वाला भी आप बुक में से देख सकते हो। तो हमें पूछा क्या है कि इफ़ द एंगल सेपरेटेड बाय 2 chord ऑफ दी सर्कल, अगर 2 chord बनाए जाए हमारे पास तो उससे बनने वाला, उसके इनसाइड बनने वाला एंगल एट द सेंटर हमारे पास आर इक्वल, जो कि हमारे पास इक्वल है, ठीक है। यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमारे पास इक्वल है। तो वो कह रहा अगर एंगल इक्वल है तो ये दोनों कोड भी ए बी और पी आर भी बराबर होंगे। तो यहाँ पर गिवन में क्या आ जाएगा, सर्कल विद सेंटर ओ हैविंग कोड्स पी आर, कोड क्या है हमारे पास पी आर और ए बी, जो एंगल इनके इनसाइड बन रहे हैं हमारे पास विद सेंटर ओ से मीट करते हुए, तो वो क्या कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब ये है कि दोनों बराबर है, पी ओ आर और ए ओ बी, ये वाला ए ओ बी और पी ओ आर बराबर है। तो ये कह रहा है कि इस तरीके से हमारे पास कोड ए बी और पी आर भी बराबर होंगे। तो हमें प्रूव ये करना है कि मेजरमेंट ए बी कॉन्ग्रुएंट है या बराबर है पी आर के। कंस्ट्रक्शन में सिंपली आपने क्या करना है, ओ को ज्वाइन कर लेना है विद पी एंड आर एंड आल्सो ए एंड बी। तो हमने ये लाइनें ज्वाइन कराई है। तो ओ आर आपको पता है, ओ आर और ओ बी रेडियस ऑफ सेम सर्कल है। यहाँ पे ओ आर सेंटर से बाउंड्री तक का डिस्टेंस रेडियस है और यहाँ से ओ ए। इसी तरीके से ओ पी और ओ बी भी रेडियस है, तो ये दोनों भी बराबर होंगे।
और एंगल POR और AOB, यानी AOB और ये वाला POR गिवन है कि ये दोनों बराबर है। तो हमने ऊपर ये नहीं लिखा, आपने बुक में ये नहीं लिखा है कि करस्पॉन्डिंग चेक कर रहा है, ठीक है। तो आप ये कर सकते हो कि आप शुरू में इससे स्टेप 1 पहले आपने इन ट्राइंगल POR एंड AOB लिख के करस्पॉन्डिंग चेक कर रहे हैं। तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट साबित किए हैं थ्रू SAS पोस्टुलेट। तो अगर ये दोनों बराबर है तो वो कहता है कि अगर कॉन्ग्रुएंट, दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो बाय CPCT तो हमने करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल EB और PRB बराबर होंगे, ठीक है। क्योंकि हमारे पास बाय CPCT लगा है। आप साइड्स की बात करें, एंगल की बात करें, उसके सारे अपोजिट जो हमारे पास करस्पॉन्डिंग एंगल या साइड होते हैं वो भी बराबर होते हैं किसी भी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के। तो यहाँ पर आगे हमारे पास सेक्शन B कंप्लीट हो गया। सेक्शन C में भी हमारे पास थ्योरम गिवन, एक थेल्स थ्योरम और पाइथागोरस, और एक जो हमारे पास मैट्रिसेस से रिलेटेड क्वेश्चन है तो वो भी हमारे पास बुक का ही है, आप लोग देख लेना। अगर मैं आपसे नहीं हुआ तो मैं आप कमेंट में बता दें, मैं आपको शेयर कर दूंगा उसके सॉल्यूशंस भी। वैसे चैनल में मौजूद है अलग से एक, तो मैंने जो वीडियोस बनाई हुई है थ्योरम्स की भी और क्वेश्चंस की भी। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर